नमस्कार दोस्तों। हम सब ने एक शेर सुना होगा, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पर उल्लू बैठा हो तो हाल गुलिस्तां क्या होगा। जी हाँ, आज कमोबेश हमारे देश के यही हालात, और इन हालात को जब हम जिक्र करते हैं तो इसलिए करते हैं कि बेसमेंट में सड़क का पानी भर गया, 3 मौतें हो गई। मकान मालिक इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि अगर तू बेसमेंट किराए पर न देता तो न कोई डूबता, न सरकार की किरकिरी होती। बाहर कार चलाने वाला इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि तेरी कार के टायर घूमने से सड़क का पानी बेसमेंट के अंदर चला गया। न तू सड़क पर कार चलाता और न नदी बनी सड़क का पानी बेसमेंट में जाता। किराएदार पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, क्योंकि अगर वो अपने यहां किसी को पढ़ने के लिए नहीं बुलाता तो कोई डूबता भी नहीं और कोई आस पड़ोसी हर किसी की जिम्मेदारी डाली जा रही। मगर न सड़क पर बात हो रही है, न ड्रेन बनाने वालों पर बात हो रही है, न साज संभाल करने वालों पे बात हो रही है, न जिम्मेदार लोगों पे बात हो रही है। यह हाल है देश का। यह दिल्ली में भी हुआ, यह जयपुर में भी हुआ। जयपुर में भी 3 लोग मरे, वो गरीब थे इसलिए उसका जिक्र नहीं हो रहा है ज्यादा। और दिल्ली में हुआ, चूंकि वो आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे थे तो हर जगह जिक्र हुआ। तो यह सत्य है। मेरे मित्र हैं सुनील शर्मा, उन्होंने इसका बड़ा प्यारा सा जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कैसे स्थितियां खराब, सारी व्यवस्थाएं खराब। क्यों? क्योंकि ऊपर बैठे लोग सिर्फ राजनीति करनी, उन्हें जनता के जीवन से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई सरोकार। वैसे ही है जैसे अमित शाह ने राज्यसभा में झूठ बोला और कहा कि 7 दिन पहले हमने सूचना दे दी थी, और नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद में मानसून मिशन का जो वो शुरू किया, उसके कारण हमें ये इंफॉर्मेशन 7 दिन पहले मिल जाती। तो पहली बात तो ये कि 7 दिन पहले जो ये मिल जाती है, इसका जो जिक्र है, तो वो मानसून मिशन नहीं, राष्ट्रीय मानसून मिशन के नाम से 2017 में नहीं, 12 में नहीं, 2012 में शुरू किया गया था, और 2014 में नहीं, वो 2016 में पूरी तरह से सुचारू रूप से काम करना शुरू हुआ, और 2017 से वो काम कर रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि झूठ बोला गया। फिर जो इंफॉर्मेशन दी गई, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल स्पष्ट है, सारे सबूतों के साथ है, वेबसाइट पे उपलब्ध है। उसमें कहा गया कि उस दिन कोई खतरा नहीं है, ऑरेंज अलर्ट, कोई रेड अलर्ट नहीं था। तो आप यह मान सकते हैं कि 30 तारीख को जिस दिन केरल में वायनाड में भूस्खलन हुआ, उस दिन कोई इंफॉर्मेशन, ये झूठ बोले जाते हैं सत्ता, सरकार, दूसरे के लोगों द्वारा, तो बड़ा अजीब लगता है। यही झूठ देश में बार बार बोला जाता है। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान को बना दिया गया है, जो लोग सक्षम हैं वो अब हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, और इसका नतीजा है भारत में रिकॉर्ड 2010 के बाद जो एक लोगों में आ रहा था कि नहीं हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में उद्योग लगाने हैं, धंधे लगाने हैं, सब लगाने हैं, वो अब इस सोच से बाहर निकल चुके हैं। और 2014 से लेकर 2024, मतलब 10 साल के भीतर भारत के 15.5 लाख लोगों ने पूरी तरह से भारत की नागरिकता छोड़ दी। उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, 15.5 लाख लोग, आप समझ सकते हैं। और अभी नागरिकता छोड़ने के लिए इस देश की 40 लाख लोग लाइन में लगे हुए, 40 लाख।
सोचिए, यानी यह देश समझ में नहीं है। नरेंद्र मोदी बार बार बताते हैं कि हम दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और न जाने क्या क्या बन गए। तब वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है और कहता है भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है और जिस तरह की उसकी स्पीड है, उस हिसाब से अमेरिका की 1/4 यानी चमन्नी जो है प्रति व्यक्ति आय होने में 75 साल लगेंगे। 75 साल बाद हम उनके 1/4 होंगे प्रति व्यक्ति आय। तो यह आंकड़े अपने आप में नरेंद्र मोदी, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी वित्त मंत्री और सबको जवाब, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। ये ऑफिशियल डाटा और ऑफिशियल डेटा के मुताबिक यह हाल है। अब आइए दूसरी चीज, ये हो क्यों रहा, इसके बड़े भारी उदाहरण मौजूद। एक घटना होती है लखनऊ में, पानी भर जाता है, सब कुछ होता है, मैं आपको बता चुका हूं, उसका ट्वीट मैंने किया था। उसके बाद पुलिस ने यह बरगलाने की कोशिश की थी कि नहीं ये तो पुराना वीडियो है। जब मैंने फोन किया, मैंने कहा कहां से पुराना है, और मैंने बताया, तब उन्होंने फिर कहा अच्छा। फिर बाद में एक छोटी सी उसमें होकर के निपटाने की कोशिश में मैंने अपने ट्वीट में लिखा ये कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, दिखावा नहीं। बहरहाल होते होते यह स्थिति आई, सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा क्योंकि मैंने सबको टैग किया था। और उसके बाद में जो टोटल अब तक 17 लोग उसमें गिरफ्तार हुए। 17 लोगों में एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का सगा भतीजा है, जो अमित सिंह, जो आदित्यनाथ का बहुत खास एमएलए था, उसका भतीजा है। और उसके अलावा भी तमाम सारे लोग, उनमें 17 में सिर्फ एक मुसलमान। अब यादव को भी उसी तरह से वो निग्लेक्ट करके रख रहे हैं तो कुछ नहीं कह सकते। तो एक यादव है और एक वो, बाकी सब डिफरेंट जाति के हैं, और लेकिन अधिकतर सवर्ण। तो आप इससे समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ अपनी विधानसभा में जो बताते हैं, वो बताते हैं दो नाम, एक अबरार का और एक उस यादव लड़के का। अब आप समझ कि नफरत परोसते हैं। वो जिक्र होता है अयोध्या में एक रेप केस का, जिस रेप केस का जिक्र होता है, उस पर जरूर कहना चाहूंगा, हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। आरोप लगा है, कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, कोई नहीं कहता, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डीएनए टेस्ट तो करा लीजिए, यदि डीएनए टेस्ट में हो तब आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन डीएनए टेस्ट नहीं होता, कोई और चीज नहीं होती, जांच कंप्लीट नहीं होती, घर गिराने चले गए, बुलडोजर चला दिया। भाई घर वालों का क्या कसूर था? तो इस तरह से करके जब करते हैं तब गुनाह होता है। घर गिराना था तो गिराते, आप उस अमित का भी गिराते, आप गिराते उस रेप करने वाले का, जिसने इलाहाबाद में, यानी अब प्रयागराज हो गया है, वहां पर किया था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का बच्चा। तब नहीं आप करेंगे, आप तमाम सारे में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उस पर कार्रवाई करते हैं जो नफरत फैलाने का काम। इसी की वजह से जो ये भाजपा के लोग अंधभक्त होकर के गलत चीजों का सपोर्ट करते हैं, उसका नतीजा है। दुखद घटना है, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन करनी पड़ रही कि यदि इन घटनाओं का आप सपोर्ट करते हैं तो कल के दिन आप भी शिकार हो सकते। और वही है कि जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बेटी जो 9th क्लास में पढ़ती थी, उसे इन दबंगों चोरों ने, बदमाशों ने उठा लिया और ले जाकर के गैंगरेप किया और लहूलुहान वाराणसी के पास फेंक दिया। अब आप सोचिए कि एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है, इसे आप कौन सा वो कहेंगे और किस तरह से उसको लेंगे? तो यह बताता है
कि क्या हालात होते हैं। तो यह जंगल राज बनाया है। मैं एक को नहीं कहता हूं, सबके लिए। पंजाब में भी यही हाल है। पंजाब में अमृतसर में इतनी हिम्मत बढ़ गई अपराधियों की, एसएचओ जो वहां गई घटना स्थल पे, उस पर ही हमला कर दिया, वो मरणासन है, हॉस्पिटलाइज्ड है। तो इस तरह की भी दशाएं होती हैं, उसे आप वो नहीं कह सकते। तो आशीष सिंह, सॉरी मैं अमित सिंह बोल गया था लड़के का नाम, आशीष सिंह नाम है, उस विधायक के, भाजपा पूर्व विधायक के भतीजे आशीष सिंह पर भी बुलडोजर चलाइए ना, बुलडोजर चलाइए। यदि आप कहते हैं जिस तरीके से, उससे समझ में आता है कि आप करोगे क्या। आज आप हरिशंकर तिवारी के प्रतिमा जो उनके गांव में लग रही थी, चबूतरा बन रहा था, उस पर आप बुलडोजर चलाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी निजी दुश्मनी है। हरिशंकर तिवारी ने भाजपा की ही सरकार बनवाई, उसे बचाया है कल्याण सिंह की सरकार को। तो यह नहीं कह सकते, तो यह भी स्थिति है। तो डबल इंजन की सरकार में और क्या होता है? और होता है जौनपुर में एक मुस्लिम परिवार की बात कहता हूं, एजाज अहमद एक थे, उनका मर्डर होता है। उनका परिवार जाता है, कहता है कि वो दबंग अभी भी हमारे धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम बेटे को भी मार डालें। पुलिस कुछ नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुसलमान है, और उनके बेटे को भी मार देते हैं। और जब उनका बेटा अब्दुल्ला भी मार दिया जाता है, तब आप क्या करें? जिस तरह से मैं जैसे पहले कहता रहा हूं कि अतीक अहमद की हत्या एक सामान्य हत्या नहीं थी, मैं इससे बड़ा और गुनाह कोई नहीं मानता। अतीक अहमद क्या थे, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, वो अदालत को तय कर। लेकिन पुलिस अभिरक्षा में उनकी हत्या कर दी जाती है, यह अपने आप में चिंताजनक है। वो पूर्व सांसद थे, पूर्व विधायक थे, उनके भाई पूर्व विधायक थे। उनके लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, और उनके लिए संसद में पढ़ा गया, विधानसभा में भी पढ़ा। तो आप सोचिए, उसमें आपका न्यायिक आयोग कहता है पुलिस बहुत अच्छा। अब इससे ज्यादा और बुरी स्थिति क्या हो कि 4 लोग आएंगे, गोली मार के अभिरक्षा में चले जाएंगे, आप कहेंगे ये। इसी तरह किसी को भी आप मरवा सकते हैं। तो इसलिए यह समझ लीजिए, मुझे आज भी याद आता है, अजीत सिंह एमएलसी हुआ करते थे यूपी, उनको उन्नाव में इसी तरीके से मरवा दिया गया। मेरे मित्र थे उन दिनों, मैं क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था लखनऊ। तो यह बहरहाल, इसके अलावा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दबंगों ने एक थानेदार को, जो अपने ड्यूटी पर जा रहा था, उसको इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। और उन्होंने क्या कहा कि यदि वर्दी में नहीं होते तो आज ही मार के फेंक दिया होता। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की सोच है। इसके बाद में सरकारों की स्थिति क्या? बदायूं में होता यह है कि हाई टेंशन लाइन टूट के गिर जाती है, बाइक से एक मियां बीबी जा रहे थे, मर जाते हैं। क्या कसूर था उनका? क्या वो टैक्स नहीं देते थे? क्या नहीं करते? और कौन नहीं देता है? कानपुर में आज साकेत नगर में जो है, लड़के आवारागर्दी करते हुए जा रहे थे, नाबालिग थे, और गाड़ी से, और वो एक माता और बेटी अपनी स्कूटी से आ रहे थे, वो बड़े धीरे से, अचानक आके कार उनको अनियंत्रित होकर टक्कर मारती है और एट स्पॉट मौत हो जाती है। आप बताइए इसे क्या कहें? आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को इस तरह की स्थिति में तो कौन हिंदुस्तान में रहना चाहे? और आप धर्म की बात करते हैं। धर्म के नाम पे आपने जो पाखंड किया है, आपने केदारनाथ मंदिर से जो 228 किलो सोना चोरी हुआ है, जो काशी विश्वनाथ से चोरी हुआ है, जो अभी आपकी सरकार, भाजपा की सरकार आने के बाद में खजाना खोला गया पुरी का, जगन्नाथ भगवान का, जिनकी जय जगन्नाथ बोले थे, उनके खजाने के ताले टूटे मिले और वहां से रत्न और सारी चीजें गायब। ये वहां के पुजारी ने कहा। इसके बाद बताइए क्या सुरक्षित? ना आप सुरक्षित,
न घर में सुरक्षित, न ट्रेन में सुरक्षित। ट्रेन में आप देख ही रहे रोज बरोज जो हो रहा है, ना हवाई जहाज पे सुरक्षित। एयरपोर्ट जाएंगे तो पता नहीं क्या एयरपोर्ट का गिर जाए, आप मर जाए। अब सड़क पे चलेंगे, पता नहीं कहां सड़क धंस जाए, पुल गिर जाए, कुछ हो जाए, आप मर जाएंगे। और हालत ये है, कहीं बिजली का तार गिरेगा, कहीं कुछ होगा, इस हालत में आ गया। ऐसा तो नहीं था हमारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 70 साल पहले भाखड़ा डैम बनवाया था, रिहंद डैम बनवाया था, तमाम सारे दर्जनों डैम बनवाए, दर्जनों सड़कें बनवाई, दर्जनों इमारतें बनवाई। आज तक आपने सुनी है कि पंडित नेहरू की बनवाई कोई इमारत, कोई पुल, कोई बांध गिरा है? अभी 70 साल में नहीं गिरा। इनको टोटल सरकार 10 साल में, और इसके बाद में हालत ये है, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं एयरपोर्ट गिर रहे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे वो हो रहा है, उनकी दीवारें गिर रही हैं, कहीं पे ट्रेनें वो हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तब तो मैनुअल था, इतना साधन नहीं थे, कुछ नहीं था, इतना पैसा नहीं था, तब भी जो हुआ कितने अच्छे से हुआ। आज भी है स्थिति। तो उनका बनाया चंडीगढ़, आइए आप देखिए जो उनके समय में बनाया गया या आज से 10 साल पहले बनाया गया, क्योंकि 10 साल बाद कुछ बना नहीं है, कहीं मरम्मत का काम हुआ तो अलग छोड़। कभी यहां की सड़कों में एक हल्का सा भी खड्डा या कोई चीज नहीं आती थी। आज की डेट में सब कुछ मिल जाए। 10 साल में यह किया है, और इसके बाद में ड्रामे करते हैं। मैं जब चंडीगढ़ आया तो उन दिनों 24 घंटे पानी आता था। फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने बंद करना शुरू किया, और फिर यह कि नहीं 3 टाइम आएगा, और फिर 3 के बाद 2 टाइम आएगा, फिर 2 टाइम में भी टाइम कम कर दिया। अब स्थिति है, अब अमित शाह आएंगे कि हाँ एक पर्टिकुलर इलाके में 24 घंटे पानी की सप्लाई होगी, यह उसका उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद में उसके लिए जो स्थिति है वहां का बाजार बंद कर दिया जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं, मालिक है देश के। आज यह दशा है। चंडीगढ़ ऐसा शहर होता था जहां मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री निकलता था, राज्यपाल निकलते थे, कभी कोई रास्ता नहीं रोका जाता था। आज यह हालत हो गई। प्रधानमंत्री आते हैं तो कर्फ्यू सा लगा दिया जाता है सर। अब इस दशा में हो तो आप समझिए कि इन्होंने क्या बनाया। और जब यह बनाया हो तो लोग देश छोड़ के क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं है? जब आपदा आएगी तो आपदा से भागने का काम करेंगे। क्यों नहीं जा रहे हैं हिमाचल? हिमाचल ने चार की चारों लोकसभा सीटें बीजेपी को दी हैं। वहां से जो मंडी से जिताया है, जिसको अनुराग ठाकुर जो गाली देता है, उसको क्यों नहीं अपने क्षेत्र में जा रहे हैं? लोगों की सेवा कर रहे हैं। वहां पर बादल फटे हैं, लोग मरे हैं, वहां का मुख्यमंत्री वहां पर जाकर के जूझ रहा है, कांग्रेस के लोग जूझ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वायनाड में जाकर के 3 दिन से हैं, वहां पर लगातार लगे हुए हैं, काम हो रहा है, लोगों की मदद की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी ने 100 से अधिक घर बना करके, पक्के घर बना के लोगों को देने का वो किया। आपको पता होना चाहिए, जब से राहुल गांधी वहां पे सांसद बने हैं, आंकड़े कहते हैं कि उस 5 साल में वायनाड के पर्यटन में 70% की वृद्धि हुई है। 70%। तो आप समझ लीजिए कि वायनाड में जाने वाले 70% बढ़ गए। कितना बड़ा वहां के लोगों को रोजगार मिला, लाभ मिला। ये राहुल गांधी की देन थी, इसलिए वहां के लोग उनके लिए जान देते हैं। लेकिन भाजपा के लोग झूठे वीडियो, एक व्यक्ति पुलिस के व्यक्ति से लड़ रहा है जो राहुल गांधी का प्रशंसक है, उनका समर्थक है, किसी अव्यवस्था के लिए, उसको दिखाते हैं कि वो राहुल गांधी का विरोध कर रहा है, और इस तरह से करके वीडियो प्रसारित करते हैं। वो शख्स आता है, अपना वीडियो बनाता है और जारी करता है कि मेरा इस तरीके से झूठा प्रचार किया जा रहा है, हम राहुल गांधी से प्यार करते हैं।
तो आप समझ लीजिए कि ऐसे लोग हैं, क्यों नफरत फैलानी है। प्रशंसा नहीं करेंगे कि वहां पर हासिम भाई ने जंगल के उतनी बुरी जगह गुफाओं में घुस करके जान बचाई बच्चों की जो फंसे हुए थे, अपनी जान जोखिम में डाल के जहां कोई नहीं जा रहा। तो यह सत्य भी है, लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सुविधा भोगेंगे। कोई गया हो उत्तराखंड, नहीं गया, वहां पर भी बाढ़ आई, वहां पर भी संकट आया, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जाइए आप देखिए, जहां पर कांग्रेस को आप जिता भी नहीं रहे हैं, कांग्रेस वहां पर भी आपके लिए लड़ रही। राहुल गांधी लड़ रहे, उनकी पार्टी लड़ रही, तब भी आप वोट कहीं दे आते हैं, दे आइए, लेकिन आपके हक की लड़ाई वो लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश भी आजाद कराया है, देश बनाया भी है, उस देश के लिए शहादतें दी हैं, यानी शहीद हुए हैं उनके परिवार। 7.5 लाख कांग्रेसी शहीद हुए थे देश के लिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के तमाम सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, यह सोचिए।